हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसम इंटरनेशनल स्कूल। आई एम शाहीन एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसकी पोइट्री द ट्रीज। ठीक है, अब ये जो पोइट्री है बेसिकली इसके दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। ठीक है, ट्रीज जो है काफी सारे लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं भाई कि ये कॉन्फ्लिक्ट को जो डिपिक्ट करता है मैन और नेचर के बीच में। ठीक है, और कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई यहाँ पे जो ट्रीज है वो सिंबॉलिक है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो ट्रीज है वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जहां जहां पे लिटरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रीज है, लेकिन लिटररी जो टर्म वो कहना चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं फीमेल्स की। जिस तरह से ट्रीज इस पोइट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर जाने की, घर से बाहर निकलने की, उसी तरह से फीमेल्स हैं वो भी स्ट्रगल करती हैं कि उनको इस जो बाउंडेशन है, जो बैरियर्स है उनकी लाइफ में, उसे तोड़ के बाहर के वर्ल्ड में जाना है और कुछ अचीव करना है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड हम उन दोनों को ही पढ़ेंगे सो दैट आपके भी कोई बैरियर्स ना आए एंड यू ऑल्सो डोंट फेस एनी डिफिकल्टी इन रीडिंग दिस पोएट्री। ठीक है, सो द ट्रीज composed by एंड्रियाना रिच। ठीक है, ये पोइट्रेस है इस पोइट्री की। तो द ट्रीज इस पोइट्री में ये बताया गया है कि अगर हम पहला इंटरप्रिटेशन लेते हैं, ठीक है, पहला इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, इट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, मैन और नेचर यानी कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिपिक्ट अगर हम करके लेके चलते हैं, अगर पहला हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो हमें इसे ऐसे समझना होगा कि आज का जो टाइम है तो हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो तो सारे खाली हुए पड़े हैं, वहां पे तो अच्छा खासा स्केल पे डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, पेड़ों की कटाई चल रही है लार्ज स्केल पे, राइट। सारा जो जंगल है वो खाली होता जा रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड लोग अपने घरों के अंदर जो है वो गार्डन्स लगाना, एंड जिनके बड़े बड़े गार्डन्स है वहां पे पेड़ भी होते हैं, उनको लगाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी अपने घरों के अंदर वो पेड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो नेचर है वहां से पेड़ों को पूरा साफ कर रहे हैं। ठीक है, नॉट इवन रियलाइजिंग कि वो सिर्फ पेड़ों को नहीं काट रहे हैं बल्कि वहां की वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हैबिटेशन है, उन सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड देन हम कंप्लेन करते हैं कि जानवर शहर में आ गए। नो, एक्चुअली शहर जो है वो जंगलों में चले गए हैं, वो उन एनिमल्स की जगहों तक फैल गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं कि वो अपनी जगहों पे ही घूम रहे हैं। लेकिन अब हमने ये चीज सोच लिया है, अज्यूम कर लिया है कि ये तो हमारा एरिया है और ये एनिमल यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है उस एनिमल के दिमाग में भी चल रहा है कि अरे कल तक तो यहाँ पे अच्छा खासा ये मेरा ही एरिया था, अब यहाँ पे रोड्स वगैरह कैसे आ गए, अब यहाँ पे इंसान कैसे घूमने लग गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है और देखा जाए तो ह्यूमंस ने जिस तरह से नेचर को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी तरह से उसने अपना जी जान लगा दिया है कि नेचर से वो जितना ऑब्टेन कर सकता है कर रहा है, नेचर से जितना कुछ ले सकता है ले रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग, जब बात आती है वापस देने की, नेचर के अंदर वापस चीजें जो है उनको मेंटेन करने की, तो वहां पे जो है he is not that much we can say ready to do that. all right, तो ये है पहला इंटरप्रिटेशन इसका कि हम अपने घरों को तो सुंदर बनाने के लिए अपने घरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स वी प्रेफर कि हमारे घर में अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, है ना, और हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमने जो नेचर की ब्यूटी है, जो पेड़ है, जंगल है, सब साफ कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका एक पेड़ों का स्ट्रगल है, प्लांट्स का स्ट्रगल है कि अब वो सफोकेट फील कर रहे हैं और अब वो वहां जाना चाहते हैं जहां वो बिलोंग करते हैं, राइट। पेड़ जो है उनकी असली जगह कहाँ है, जंगल है, वहां तो आपने खाली कर दिया और पूरा अपना घर भर लिया जंगलों से। ठीक है, घर को ही जंगल बना लिया है, तो नाउ पेड़ जो है उनको सफोकेशन फील हो रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस वो जंगल में जाएं और उनको फिल करें और अपने घरों को वापस लौट जाएं। क्लियर? ठीक है, ये था हमारा पहला इंटरप्रिटेशन। सेकेंड इंटरप्रिटेशन जो है वो ये कहता है कि आई राइट इट हियर, जो इसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इट इज सिंबॉलिक। ओके, इट इज अ सिंबॉलिक पोइट्री विच स्टेट्स कि यहाँ पे जो ट्रीज जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विमेन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो बताता है स्ट्रगल ऑफ विमेन टू
go into the outside world. आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकल के, सारे ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकल के, बैरियर्स को तोड़ के बाहर जाके अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं. वो भी चाहती हैं कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, वो लोग रिकग्नाइज करें और वो अपने दम पे कुछ है जो है वो अचीव करके दिखाएं, जो वो कर भी रही हैं. दे आर नॉट लैगिंग बिहाइंड इन एनी फील्ड. वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. इट इज एविडेंशियल, हम सबके सामने है ये चीज, राइट. तो यहाँ पे जो है ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि जो लिटरल मीनिंग ये है और इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, जो ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग वुमेन, उनका स्ट्रगल बता रहे हैं और किस तरह से वो सारे बैरियर्स को तोड़ के पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरा स्ट्रगल लगा रही हैं, एफर्ट्स डाल रही हैं कि अब उनको बाहर की दुनिया में जाके अपनी एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है. ओके फाइन. अब वी विल रीड द पोएट्री, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट जानते हैं एंड्रियाना रिच के बारे में. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry. ठीक है, उन्होंने पोइट्री की कम से कम 20 वॉल्यूम्स जो है वो कंपोज की हैं एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड अ रेडिकल पोएट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट वो पोएट होते हैं जो कि ये कंसिडर करते हैं कि मेन एंड वेमेन आर इक्वल, वो दोनों बराबर हैं, उनके राइट्स इक्वल है, उनके पोटेंशियल है वो इक्वल है और विमेन को कहीं पे भी नीचा नहीं समझा जाना चाहिए, उनको कम नहीं समझना चाहिए. दिस इज द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है, बस यही है. इसका मतलब ये नहीं है कि आदमियों को कुछ ना समझा जाए और सारी प्रेफरेंस फीमेल्स को दे दी जाए. दिस इज नॉट फेमिनिज्म. ठीक है, तो फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है जो ये आइडिया को क्या कहते हैं, दे फेवर द आइडिया और दे आर इन द फेवर ऑफ द आइडिया दैट मेन एंड विमेन आर इक्वल, दे शुड बी कंसिडर्ड इक्वल एंड दे शुडंट बी एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. ओके, नो इनइक्वालिटी. एंड रेडिकल पोएट, रेडिकल का मतलब क्या होता है? जो लॉजिकल लिखते हैं. ठीक है, जो बात करते हैं लॉजिक्स पे, रैशनल बात करते हैं, वो होते हैं रेडिकल पोएट्स. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. और ये माना जाता है कि उनको दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट है. इन्फ्लुएंशियल पोएट का मतलब क्या होता है कि जिनकी पोएट्रीज पढ़ के, जिनका काम पढ़ के हम पे बहुत ज्यादा असर होता है, हम उस चीज से बहुत प्रभावित होते हैं और हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए. ये होता है इन्फ्लुएंस, किसी का असर पड़ना. ठीक है, तो उनकी पोएट्रीज इतनी ज्यादा दमदार होती हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, दिस इज नॉट रॉन्ग, ये बहुत सही कह रही है और ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोइट्रीज. और 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक इनको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द पोएम. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days. यानी कि जो पेड़ है, the trees inside, जो पेड़ घर के अंदर हैं, are moving out into the forest. अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं. तो ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग, यानी कि जो वर्ड्स कह रहे हैं, अगर हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं चीजों को, वो होता है लिटरल मीनिंग. और लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? जो उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग होता है. ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ये है कि जो पेड़ हैं जो अभी तक अंदर बंद थे, अब वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. लिटरल मीनिंग इसका ये है कि जो फीमेल्स है इतने टाइम से चेन्ड है, बाउंडेड हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, अब फाइनली जो है वो बाहर की दुनिया की तरफ अपना रास्ता बना रही हैं. The forest that was empty all these days. वो जंगल जो इतने समय से खाली था क्योंकि सारे पेड़ तो लोगों ने घरों में ही बंद करके रखे थे, तो that is why the forest was empty. Where no bird could sit. ना कोई पक्षी बैठ सकता था उन पेड़ों पे, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो भी एक शेल्टर होते हैं बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, और छांव देते हैं वो, है ना, दूसरे एनिमल्स को. तो जो पेड़ है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ पेड़ काटा है, आपने जो है बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर छीना है, आपने उनकी जगह छीनी है. ठीक है, सो दे आर सेइंग जहां इतने टाइम से, बिकॉज जंगल खाली है, फॉरेस्ट खाली है, तो वहां पे ना कोई बर्ड बैठ पाया है,
नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी जो इंसेक्ट है, कोई कीड़ा मकोड़ा वहां छिप नहीं पाया है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन बरी का मतलब होता है हाइड। आपको पता है जब सूरज निकलता है तो जंगलों में कैसा होता है, वो पूरी तरह से तो इतना ब्राइट नहीं करता ना, सनलाइट जो है पूरी तरह से नहीं बिखरती, क्यों? क्योंकि पेड़ होते हैं, राइट, तो वो पेड़ों से टकरते हुए आती है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं नो सन बरी इट्स शैडो, ठीक है, इट्स फीट इन शैडो, कोई भी जो सूरज है वो अपनी सनलाइट की जो पैर है वो उसकी शैडो में नहीं छुपा पाया, वो सन जो है उतर ही नहीं पाया, ठीक है, इसको हमें ऐसे समझना है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो जंगल जो इतनी रातों से खाली पड़ा हुआ था कल सुबह तक पूरा भर जाएगा, ठीक है। ये हो गई पेड़ों की बात करते हैं फीमेल्स की, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो फीमेल्स है इतने टाइम से बाउंडेड थी, चेन थी, उन पे इतने सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन्हें बहुत सारी चीजों की परमिशन नहीं थी, अब वो फाइनली जो है अपनी चेन्स को तोड़ रही हैं, अपने लिए रास्ते बना रही हैं, और वो वर्ल्ड जहां पे फीमेल्स की जो कमी थी वो नजर नहीं आती थी इन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, अब उनके लिए भी जगह बन रही है, और ये होप की जा रही है कल सुबह तक, यानी कि कुछ ही वक्त के अंदर इस वर्ल्ड में जहां पे औरतें नहीं थी वो भी आ जाए, वो भी नजर आने लगेंगी, और वो भी अपनी अपनी जो है जगह बनाने लगेंगी, ठीक है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो है पेड़ों की जड़ें हैं वो काम कर रही हैं, बिकॉज आपको पता है कि अ ट्री इज अपरूटेड, राइट, पेड़ कैसा होता है, वो उसकी जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर तक जो है फैली होती हैं, और उसी वजह से वो अपनी जगह पे टिका रहता है, ठीक है। अब क्योंकि उनको निकलना है वहां से बाहर, तो सबसे पहले क्या काम करेंगी, जड़ें जो जमी हुई हैं अंदर तक वो काम करेंगी, जड़ें जो है वो जगह को छोड़ेंगी, सो दैट पेड़ उस जगह से हट सके। To disengage themselves from the cracks in the veranda floor, यानी कि वो जड़ें क्यों हट रही है, to disengage, engage का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी चीज का हिस्सा होना, और disengage का मतलब होता है उस चीज से दूर होना, ठीक है। तो to disengage का मतलब होता है to move away, ठीक है, to move away themselves from the cracks in the veranda floor, यानी कि जो जमीन है वेरांडा फ्लोर के अंदर जो उनकी जड़ें जमी हुई है वो उसमें से निकाल रही है जड़ें अपने आप को, ताकि वो वहां से दूर हट सके, उस फ्लोर से दूर हट सके। The leaves strain towards the glass, strain का मतलब क्या है, यहाँ पे वो प्रेशर बना रही हैं towards the glass, ग्लास की तरफ धक्का मार रही हैं। small twigs क्या होती है, twigs का मतलब होता है छोटी छोटी टहनियां, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, विद एक्सर्शन का मतलब होता है एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है छोटी छोटी टहनियां जो है वो पूरी तरह से प्रेशर लगा रही हैं, पत्तियां जो है वो ग्लास को धक्का दे रही हैं, सो दैट सारे जब उसकी जो प्लांट जो ट्री के पार्ट्स है सब मिलके काम करेंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा वहां से हटना। Long cramped bows shuffling under the roof, long cramped bows का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस का जो गुच्छा होता है उसको बोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी टहनियों का जो गुच्छा है ये कहाँ जा रही है, शफल हो रही है, शफल का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अंडर द रूफ यानी छत के नीचे खिसक रही हैं, यानी कि जिस जगह पे वो थी अब वहां से वो हट के धीरे धीरे छत की तरफ खिसक रही हैं, मूव हो रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, किसकी तरह, न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, यानी जो पेड़ चल रहे हैं, तो पोएट ने वहां पे उनको कैसे डिस्क्राइब किया है कि जब आपको पता है हॉस्पिटल में कभी कोई इंसान एडमिट होता है जब वो बहुत ज्यादा बीमार होता है, राइट, तभी जाके एडमिट होता है, और जब फाइनली उसको छुट्टी मिल जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई नाउ यू कैन गो, अब आप ठीक हैं, आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त वो एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, चलो फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, राइट, बिकॉज हॉस्पिटल में रहना किसी को पसंद नहीं होता, तो फाइनली जब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है वो जाता है, हालांकि उसमें एनर्जी नहीं होती बट एक खुशी होती है ना। तो एनर्जी नहीं होती है तो वो जैसे चलता है वो कैसे होता है, एकदम लड़खड़ाते हुए चलता है ना, क्योंकि उसमें पूरी एनर्जी आई नहीं होती है, लेकिन अंदर एक सुकून होता है, एक हैप्पीनेस होती है कि यस आई एम गोइंग बैक टू माई हाउस, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो पेड़ हैं, बिकॉज इतने टाइम से यहाँ पे ये सफोकेट हो रहे थे, यहीं पे बंद थे, अब ये जब निकल रहे हैं तो जब ये चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स है, यानी किसी मरीज को अभी भी छुट्टी मिली है और ये अपने घर जा रहे हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक doors, okay, I'll just write this line here so that it is understandable, otherwise you won't be able to see this.
ओके, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ऑलराइट, हाफ डेज्ड यानी कि उनके अंदर हिम्मत नहीं बची है और वो लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं? टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के जो दरवाजे हैं, क्योंकि यहीं से वो बाहर निकल के घर की तरफ जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो मरीज है जिनको अभी भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वो छुट्टी लेके क्लिनिक डोर्स की तरफ जा रहे हैं ताकि वो अपने घर जा सके। ठीक है, तो ये एक जो है इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है उन ट्रीज के बारे में जो कि फाइनली बहुत मेहनत करके अब निकल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लिटरल मीनिंग। लिटररी मीनिंग पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रगल है फीमेल्स का, वो रात दिन मेहनत कर रही हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। पूरे उन्होंने अपने एफर्ट्स लगा दिए हैं हर तरह से। दे आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी जो है वो मील का पत्थर हर हालत में वो स्टैब्लिश करना चाहती हैं कि भाई हमें बताना है कि हम एक्चुअली हु वी आर, और हम बताएंगे कि हम कंपटीशन हैं। ठीक है, तो अब फाइनली उन्हें जब ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उन्हें उनके लिए जब रास्ता बन गया है तो दे आर वेरी हैप्पी। तो अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफी टाइम से उनके पे ये रेस्ट्रिक्शंस थे, अब हटे हैं, तो अब उनको थोड़ा समय लगेगा, बट दे आर हैप्पी टू गो इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो खुश हैं कि वो आखिर इस बाहरी दुनिया का हिस्सा बनने जा रही हैं। ठीक है, I sit inside, अब यहाँ पे पोएट कह रही हैं I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, यानी पोएट कह रही है कि मैं अंदर बैठी हूँ, मेरे जो डोर्स हैं वो ओपन है और मैं लेटर्स लिख रही हूँ वहां पे। In which I scarcely mention the departure, scarcely का मतलब क्या होता है? Hardly। ठीक है, scarcely means hardly, rarely। तो वो कह रही है मैं रेयरली उस चीज को मेंशन कर रही हूँ, मैंने हार्डली उस चीज को मेंशन किया है। किसको? द डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? जाना। किसके जाने की बात हो रही है यहाँ पे? जो पेड़ जा रहे हैं, उनके घर से जो पेड़ निकल के बाहर जा रहे हैं। तो पोएट कह रही है उस वक्त मैं वेरांडा में बैठ के मैं रूम में बैठ के, जिसका डोर जो वेरांडा में ओपन होता है, मैं वहां बैठ के लेटर्स लिख रही हूँ। और लेटर्स में मैं मेंशन नहीं कर रही जो पेड़ यहाँ से डिपार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट यानी घर के अंदर से फॉरेस्ट का डिपार्चर हो रहा है। डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, पूरा जंगल बन गया था घर, क्योंकि सारे पेड़ तो घर में इकट्ठे हो गए थे। अब वो फॉरेस्ट कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। फ्रॉम द हाउस, घर से जो है जंगल का डिपार्चर हो रहा है, लेकिन मैं अपने लेटर्स में वो चीज मेंशन नहीं कर रही। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. रात जो है बहुत फ्रेश है and the whole moon यानी चांद जो है, पूरा चांद निकला हुआ है और वो शाइन कर रहा है खुले आसमान के अंदर। The smell of leaves and lichen. Lichen का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? You can see these. पेड़ों के अंदर थोड़े थोड़े से पैचेस होते हैं, ओके और वो क्या, उनको क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। हल्के हल्के ग्रीन ग्रीन से पैचेस बने हुए होते हैं पेड़ों के उस पे ब्रांच पे, तो उसको क्या कहते हैं? बार्क के बाहर की तरफ बने हुए होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। इसकी भी एक अलग ही स्मेल होती है, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यानी कि वो मुझ तक पहुंच रही है उसकी स्मेल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज पहुंच रही है। उनकी स्मेल इतनी ज्यादा तेज है कि ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज या कोई पुकार है, कोई वॉइस है जो मेरे रूम तक पहुंच रही है। ठीक है, My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Whispers क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ जो है वो वहां से जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं। तो उनकी जो धीमी धीमी सी जो आवाजें हैं, ठीक है, चलने की आवाजें हैं, पत्तियों की आवाजें हैं, बहुत सारी आवाजें जो है, वो जो विस्पर्स है, जो धीमी धीमी आवाजें हैं, वो मेरे दिमाग में गूंज रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि कल तक ये सब शांत हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा जंगल अपने घर चला जाएगा। Listen, the glass is breaking. यहाँ पे पोएट जो है वो अटेंशन सीख कर रही है रीडर्स का कि सुनो, ग्लास जो है वो टूट रहा है। The trees are stumbling forward, ठीक है, into the night. जो पेड़ है वो स्टम्बल कर रहे हैं। स्टम्बल का मतलब क्या होता है? स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, into the night. Winds rush to meet them, और जो पेड़ बाहर निकल रहे हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, उनसे टक्कर के गुजर रही हैं। Winds rush to meet them का मतलब क्या है? अगर हम ऐसे कभी हवाएं भाग के उनसे मिलने आ रही है, नहीं, इसका मतलब है जब पेड़ बाहर निकले, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी जो उनसे टक्कर के पास हो रही थी। The moon is broken like a mirror, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद जो है वो एक शीशे की तरह टूटा हुआ है। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, और इसके जो पीसेस है, उस मून के जो टुकड़े हैं, वो ऐसा लग रहा है एक बहुत ही लंबा ओक ट्री है। ओक क्या है? इट्स अ ट्री।
जिसका जो बेसिकली जिसका जो है फर्नीचर बनाने में यूज होता है, ओक ट्री की जो लकड़ी होती है इससे फर्नीचर बनता है। तो ये जो बहुत ही लंबा ओक ट्री है और ये इस तरह से फैला है कि इसके पीछे जो पूरा चांद है वो ऐसा लग रहा है टूटा हुआ नजर आ रहा है अगर आप उसको इस तरह से देखते हैं तो। जस्ट सी इट सीम्स कि जो टहनियां हैं इन्होंने पूरा कवर कर दिया है और पीछे जो चांद है ऐसा लग रहा है ये एक शीशा है जो कि टूटा हुआ है टुकड़े टुकड़ों में, और वो जो ओक है उसमें चमक रहा है उसका फ्लैश। ठीक है, इसके जो पीसेस है वो एक ओक के पीछे जो है वो चमक रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करके ये बताया है कि पेड़ जो है फाइनली सबने मेहनत की, इसके हर एक पार्ट ने मेहनत की और वो फाइनली रेडी है अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। ठीक है, तो अगेन दे आर टॉकिंग ऑफ द विमेन्स एफर्ट्स एंड देयर स्ट्रगल। कहाँ, किस चीज के लिए? बाहर की दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए, ये बताने के लिए कि वी आर द कॉम्पिटिटर्स, यू प्लीज बी वेयर, वी आर नो वेयर लेस, एंड कहीं पे भी हम खुद को कम नहीं आंकने देंगे आपको। हम भी उसी तरह से कैलिबर रखते हैं, हम भी उतना ही पोटेंशियल रखते हैं जितना कि मैन रखते हैं। ठीक है, जितना ब्रेन उनमें है उतना ही ब्रेन हम में भी है और हम भी उसे यूज करने की ताकत रखते हैं। तो वी हैव द इक्वल स्पेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक है, So these were the two interpretations that we have read. ये दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे, एक तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर और दूसरा क्या था? द स्ट्रगल ऑफ विमेन इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज द पोएट्री द ट्रीज, जिसको हमने पढ़ा, जिसको एंड्रे रिच ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया अपने जो व्यूज हैं। और क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट भी थी, हमें ये नहीं भूलना, एक रेडिकल पोएट भी थी, तो हम इन दोनों ही इंटरप्रिटेशंस को लेके चल सकते हैं, बट हमारे दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसी एक्सप्लेनेशन हमने इसीलिए दोनों वेज में पढ़ी है। ओके, फाइन। Let's read the summary. The poet observes that the trees in his house are moving outside into the forest, which has been empty for a long time. It is important to understand that the trees are not actually moving, but it has been used as an imagery by the poet to show the destroyed forest and the false nature that humans have tried to keep in their houses. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहे हैं, बट एक इमेजरी बनाई है पोएट ने ये बताने के लिए कि जिस तरह से फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, और ह्यूमंस ने एक फॉल्स नेचर, एक नकली प्रकृति बना ली है अपने घरों में पेड़ों को जमा करके। Since the forest outside was empty, इतने वक्त से फॉरेस्ट खाली था, no birds could sit on the branches of trees, no insects could hide in the trees, and sunlight could never disappear under the shadows of the tree. The speaker feels that the empty forest will be full of trees by the next morning. It seems like the trees work silently in the night in order to complete their mission of getting free from the boundaries of the house. Therefore, they work all night to free themselves through the cracks on the veranda floor. The leaves of the trees try very hard to put a lot of pressure on the glass so that they could break it. The small twigs have become very hard due to applying so much pressure to free themselves. The large branches of the trees try to move slowly from there and look like newly discharged patients from a hospital who become half shocked on coming to the outside world. Okay, so this was the summary of this poetry. जो हमने पढ़ी और हमने समझी भी थी चलते चलते, वही समरी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पे। पहले बात कर लेते हैं राइमिंग स्कीम की। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वर्ड राइम नहीं कर रहा है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम, दैट मीन दिस पोएट्री इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। ठीक है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है लिखते वक्त। ओके, सेकेंड चीज जो हम इसमें देखेंगे, वी विल नोटिस कि देखो, नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क। और जब कोई लाइन रन कर रही है और वो चलते चलते दूसरी लाइन पे स्किप हो जाती है और वहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, ना फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना सेमीकोलन, कुछ नहीं होता, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? यहाँ पे जो चल रहा है क्या है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दिस इज एंजैम्पमेंट, ENJAMBMENT, एंजैम्पमेंट। ठीक है, ओके, तो ये एंजैम्पमेंट कब यूज होता है? जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क लाइन में यूज नहीं होता। विदाउट पंक्चुएशन मार्क लाइन जो है दूसरी लाइन पे कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं अगला पोएटिक डिवाइस जो कि है सिमिली। ओके, सिमिली आप देखेंगे इसमें कई जगह पे है जो सिमिली वो यूज हुआ है।
सी द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, या हम पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। अब देखिए द ट्रीज आर मूविंग, ट्रीज मूव कर रहे हैं, जबकि ट्रीज मूव नहीं करते हैं। ये एट्रीब्यूट किसका है, किसकी क्वालिटी है, ह्यूमंस की क्वालिटी है ना। और जब आपको पता है कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की क्वालिटी दी जाती है तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। ट्रीज मूव नहीं करते बट यहाँ पे दे आर मूविंग आउट, राइट। सो आप देख सकते हैं द फॉरेस्ट एम्प्टी, ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ऑल द नाइट्स द रूट्स वर्क, रूट्स काम करती है, नहीं करती, ह्यूमंस करते हैं। अगेन जो है यहाँ पे ह्यूमंस की क्वालिटी दे रखी है इन्होंने, ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो लीव्स है वो पूरा एफर्ट डाल रही हैं, ग्लास के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। ये चीज भी वो नहीं कर सकते बट इनको यहाँ पे ये क्वालिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जहां जहां आपको ये लग रहा है पूरी इन चारों स्टांजाज में कि कहीं पे भी इन ट्रीज को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, वहां पे होगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो ये जो पिंक में है दिस इज ऑल पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो आई राइट इट, ह्यूमन क्वालिटीज। ओके, वहां पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं सिमिली पे। सी द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल शफलिंग अंडर द रूफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। लाइक कंपेयर किया गया है ना, और लाइक का भी यूज किया गया है ना, तो यहाँ पे क्या है, सिमिली, कंपैरिजन इज मेड, राइट। और भी आप देख सकते हैं ऐसे कंपैरिजन अगर आपको मिलते हैं, still open smell of leaves and lichen still reaches like a voice, right? So यहाँ पे क्या है, the smell, right? The smell of leaves and lichen reaches like a voice into the room. Again यहाँ पे क्या है, simile है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज पर्सोनिफिकेशन। सो प्लीज चिल्ड्रन, आई वांट, मैंने पहले से सब कुछ लिख के इसीलिए नहीं रखती मैं हमेशा पोएटिक डिवाइसेस, बिकॉज आई वांट कि हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलें ताकि हम आइडेंटिफाई भी कर सके कि यस ये चीज इसलिए ऐसे है, ठीक है। दैट इज वाई वी डिस्कस, दैट इज वाई आई वेट कि हम लोग साथ में ही इस चीज को डिस्कस करते हुए आइडेंटिफाई करें। तो ऐसा नहीं कि एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू, मैं आपके लिए कुछ कुछ स्पेसेस रख रही हूँ जहाँ पे आप खुद फाइंड आउट कर सके कि वहां पे कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ पैराग्राफ्स में जो है वो चीज करेंगे, बाकी में आई वुड लाइक दैट यू डू इट ऑन योर ओन, आप खुद करें ताकि आपको जो है एक प्रैक्टिस मिल जाए, ठीक है, एज एन एक्सरसाइज। फाइन, अब हम ढूंढते हैं एलिटरेशन को, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर। ओके, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury, and you can see children, no repetition, right? The forest that was empty, यहाँ पे एक और लाइन रिपीट हुई है, the forest that was empty. Yes, the forest that was empty here is also, right? So यहाँ पे this, the forest that was empty is repeated, it is also repeated. No, यहाँ पे दो continuous में ये तो हो रहे हैं, तो ये anaphora है, यहाँ पे repetition नहीं है, so we'll change the color of this, ठीक है। but यहाँ पे ये जो दो lines repeat हुई हैं, it is repetition. इसको repetition भी बोल सकते हैं आप, या फिर इसको आप refrain भी बोल सकते हैं। refrain also means to repeat something, ठीक है। ऑल राइट, अब हमें क्या मिल गया, हमें एनाफोरा भी मिला है यहाँ पे, है ना। नो दो लगातार लाइंस के अंदर शुरुआत का वर्ड जब रिपीट हो रहा है तो वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे आ जाता है एनाफोरा। ओके फाइन, अब हम देख लेते हैं एलिटरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, in the veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, and a sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the
rooms. ठीक है, तो यहाँ पे I have given you the examples of alliteration and remaining I would love if you find on your own. Okay? All right, children. So this is the example of alliteration. ठीक है? All right. So यहाँ पे भी there are examples of poetic devices. Children, please find out on your own. आप खुद से पता करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कौन से poetic devices है. आप assume कीजिए कि अभी तक आपने किया ही नहीं है और आप खुद कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, तो definitely will be able to find. और आपको ये poetic devices हमेशा याद रहेंगे. आप कोई भी poetry देखें, आप देख के recognize कर लेंगे, yes, यहाँ पे ये poetic device होगा. ठीक है? All right, then that's it for the day. I hope you all liked and you all understood whatever we discussed and learned today. And आपको मैंने 2 type के interpretations दिए हैं इस poetry के जो हैं. So please go through it, try to understand it. All right, and keep learning, keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.